एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों के क्लास 9th के 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, सेकंड चैप्टर था आपका यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और थर्ड चैप्टर आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और मैंने आपको कहा भी था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जब मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था उसका, कि जो आपके 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर में से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपके होम एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, सेशन है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही है जो आपके बुक्स में अवेलेबल है और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके होम एग्जाम्स में पूछे जाए। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, आपको 3 साइकिल दी हुई है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। फर्स्ट है आपकी कार्बन, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है नाइट्रोजन साइकिल। पूछा गया है इसमें बायोटिक प्रोसेस कौन सी है और अबायोटिक प्रोसेस कौन सी है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी साइकिल है, कोई भी बायोजियोकेमिकल साइकिल है, तो उसमें दोनों प्रोसेसेस होती है, बायोटिक प्रोसेसेस भी होती है, अबायोटिक प्रोसेस भी होती है, राइट। तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में जो बायोटिक प्रोसेस है वो है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। बायोटिक प्रोसेस कौन सी बताई थी आपको? ऐसी प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होता है, तो वो बायोटिक प्रोसेस। और अबायोटिक प्रोसेसेस मैंने आपको बताई थी जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज या रिलीजेशन होता है। तो बायोटिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है, जो कि प्लांट्स करते हैं। ऑक्सीजन हमारी इनहेल करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के टाइमिंग पर एनिमल्स के थ्रू, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू है। तो ये बायोटिक प्रोसेस। अब बायोटिक प्रोसेस में बात करें तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड एटसेट्रा। जब हम किसी फॉसिल फ्यूल्स, वुड यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स को बर्न करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह बायोटिक प्रोसेस है कार्बन साइकिल में। नेक्स्ट बोला गया है आपका ऑक्सीजन साइकिल में। ऑक्सीजन साइकिल में जो बायोटिक होती है वो है ऑक्सीजन का रिलीज बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइमिंग पर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स के थ्रू हो रही है, तो बायोटिक प्रोसेस है। और कंजप्शन होता है रेस्पिरेशन के थ्रू यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो ये भी आपका बायोटिक है। ऑक्सीजन साइकिल में अबायोटिक कौन सा है? Photo dissociation of water vapor in the upper atmosphere, as a result of which oxygen released when water molecules are split by light. Photo dissociation यानी कि जो वाटर होता है H2O, जब ये इवोपरेट होता है हमारे एटमॉस्फेयर से, इवोपरेशन की प्रोसेस होती है ना वाटर साइकिल में, तो वहां पर क्या होता है, जो वाटर है वो वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में अपर डायरेक्शन में जाके, ऊपर जाके, ये हमारा लाइट के थ्रू, जो लाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, रेस क्या करती है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आइंस में ब्रेक कर देती है। तो ये कैसा, हमारा ऑक्सीजन अलग हो गई ना, तो ये कैसा हमारा प्रोसेस है? अबायोटिक प्रोसेस है। थर्ड यहाँ पर है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, तीनों प्रोसेसेस मैंने आपको चैप्टर में बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये तीनों ही प्रोसेस हमारे बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और बैक्टीरिया कैसे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स में। सो दीज आर द बायोटिक प्रोसेसेस। सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एटमॉस्फेयर एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है या फिर डीनाइट्रिफिकेशन है, ये हमारा अबायोटिक है क्योंकि इसमें किसी भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन साइकिल के बायोटिक और अबायोटिक प्रोसेस को लिखना है। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव रीजन में है एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज वन वे।
जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से थर्ड ऑर्गेनिज्म में, तो वो वन वे है। दैट मीन कि अगर प्लांट को किसी डियर ने खाया और डियर को किसी लाइन ने खाया, तो दैट डजन की लाइन की एनर्जी प्लांट में चली जाएगी। नहीं हो सकता ना, प्लांट की एनर्जी डियर में गई, डियर की एनर्जी लाइन में गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइन की एनर्जी वापस डियर में आ जाए, डियर की एनर्जी वापस प्लांट में आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो एनर्जी कैसी हुई? वन वे हुई। क्यों होती है, इसका रीजन पूछा हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है और हमेशा पूछा जाता है। ये तो देखिए, द प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइमिंग पर सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं फॉर मेकिंग ग्लूकोज, राइट। एंड द प्राइमरी कंज्यूमर्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ट्रांसफर लॉ, मैंने आपको एक लॉ बताया था एनर्जी ट्रांसफर लॉ, दैट की ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर। जो हमारे लेवल है ट्रॉफिक लेवल, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, तो इनमें जो एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है वो सिर्फ 10% होता है। So that energy is captured by the producer does not revert back to the sun and the energy transferred to the herbivore does not come back to the producer. इसीलिए जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना 10% के हिसाब से हो रहा है कि हर्बीवोर के पास 1000 थी तो कार्निवोर के पास 100 गई, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10 गई, टॉप कार्निवोर के पास 0.1 गई अकॉर्डिंग टू 10%। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, जाती जा रही है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कभी भी रिवर्स बैक नहीं हो सकती। इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ यूनिडायरेक्शनल वे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है वन वे। द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल इज वन वे। तो एनर्जी क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मूव होती जा रही है, बट इन ओनली वन डायरेक्शनल, दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। एंड दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और वन वे। इसीलिए जो हमारी एनर्जी फ्लो है ना वो यूनिडायरेक्शनल यानी कि वन वे है, बिकॉज ऑफ 10% लॉ। अब लॉ ही हमारा ये है कि भाई 10% एनर्जी वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होनी है तो उतनी ही होगी, ऐसा नहीं है कि वो वापस आ जाएगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। कहा गया है कि हमारे इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिशन का फ्लो हो रहा है ना, ये एक फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन थर्ड ऑर्गेनिज्म में गया, फिर थर्ड ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन फोर्थ ऑर्गेनिज्म में गया, तो ये क्या एक तरीके से साइक्लिक है, दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ये साइक्लिक कैसे है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरीके से आप उनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए। फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक as a nutrition move from one trophic level to the another trophic level all the way and then back down। जो हमारे न्यूट्रिशन का फ्लो है इकोसिस्टम में वो साइक्लिक है, क्योंकि ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जा रहा है। और जो हमारा लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, जैसे कि मैंने आपको टॉप कार्निवोर बताया था कि टॉप कार्निवोर को कोई नहीं मार सकता, बताया था। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है कहाँ जाते हैं, दोबारा से सॉइल में जाते हैं। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोर खाता है। हो गया साइक्लिक कि नहीं हुआ। अब इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कैसे। प्रोड्यूसर दैट मीन ग्रीन प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल। सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मैन्युफैक्चर द न्यूट्रिशन बाय द हेल्प ऑफ सन एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट पॉइंट हो गया। Second point, these nutrition manufactured by the producer are passed on the primary and consumers of herbivore। अब ये जो प्लांट्स ने अपने न्यूट्रिशन को मैन्युफैक्चर किया, बनाया, ये प्रोड्यूसर्स ने किसके पास जाएगा, सबसे पहले हर्बीवोर के पास, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। देन the secondary consumer feed on primary consumer resulting in the passage of nutrition from the primary consumer to the secondary consumer। अब यहाँ पे जो हर्बीवोर है, इस हर्बीवोर के अंदर जो न्यूट्रिशन आ गए प्लांट से, अब हर्बीवोर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर हर्बीवोर के न्यूट्रिशन आ जाएंगे।
Now the tertiary and the quaternary consumer also obtain their nutrition from feeding one or all the lower trophic level. अब जो tertiary है, tertiary हमारे secondary के ऊपर depend होंगे और tertiary के बाद आ जाएंगे top consumer. tertiary consumer के बाद कौन से आएंगे? top consumer आएंगे. top consumer tertiary को, secondary को, primary को, सारे consumer को खा जाएंगे और इसमें जितना भी nutrition है हमारे जो top consumer है इसमें आ जाएगा. और फाइनली जब हमारा क्वार्टरनरी यानी कि जो टॉप कंज्यूमर है उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू एनी रीजन, या किसी ने मार दिया, कुछ भी हो गया, तो बाद में क्या होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएगा हमारे सॉइल में, और सॉइल में हमारे प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है वो उसको ब्रेक डाउन करके सॉइल में मिक्स कर देंगे और दोबारा से सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड हो गए जो कि उसमें एनिमल्स से ट्रांसफर होके आ रहे थे, एंड देन दोबारा से सॉइल की न्यूट्रिशन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। और जिस तरीके से फिर जितना भी न्यूट्रिशन है फ्लो साइक्लिक फॉर्म में चल रहा था वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट वुड यू डू टू हेल्प मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द वेरियस जियोकेमिकल साइकिल्स एक्सपेरिमेंट। कहा गया है कि जो हमारी डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं लाइक कार्बन हुई, ऑक्सीजन साइकिल हुई, नाइट्रोजन साइकिल हुई, वाटर साइकिल हुई, इनका इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने के लिए इस पूरे अर्थ पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसको ब्रीफ में पूछा गया है। बायोजियोकेमिकल्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोजियोकेमिकल्स हमारी अर्थ पर मेंटेनेंस बनाई हुई है। Any kind of disturbance to the cycle can result in the destruction of life. अगर इसमें से किसी भी साइकिल में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सपोज करिए ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट हो गया तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? कार्बन का डिक्रीजमेंट हो गया, कार्बन साइकिल में कोई डिस्ट्रक्शन आ गया, कार्बन की कंपाउंड्स डिक्रीज हुए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ से होगी? We have seen from all the biological cycle that plants play a crucial role in these cycle. अब इन सारी चीजों में, सारी साइकिल्स में हमने एक चीज नोटिस करी कि इन सारी साइकिल्स में जो प्लांट्स हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और एनी काइंड ऑफ हार्म टू देम कैन डायरेक्टली अफेक्ट द अर्थ। प्लांट्स हमारे अर्थ पे हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड से फूड वो बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। एवोपरेशन, प्लांट्स का जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है ना जिसमें प्लांट से रिलीज होता है, वो प्रोसेस वो करते हैं। तो प्लांट्स लाइफ जो अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे लिविंग बीइंग यानी जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो, तो उनके एग्जिस्टेंस के लिए प्लांट्स बहुत ही जरूरी है। और अगर प्लांट्स को कोई भी हार्म होता है तो हमारी डायरेक्टली हमें अफेक्ट होगा। So deforestation due to industrialization and increased population has resulted in the loss of forest cover on earth. और धीरे धीरे करके जो हमारी प्लांट है वो हमारी लाइफ इस अर्थ से कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फर्नीचर बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए प्लांट्स को काट देते हैं। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए तो फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है। पॉपुलेशन को, अपनी सोसाइटी, रोड, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहीं से भी देखा जाए, किसी भी एंगल से फॉरेस्ट ही इफेक्ट हो रहे हैं हमारे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन बायोलॉजिकल साइकिल्स फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अंडरटेकन। अगर हमें अपनी बायोलॉजिकल साइकिल्स में इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना के रखना है, सो वी हैव टू डू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना कम करें। रिड्यूस कार्बन इम्प्रिंट, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कम करना, मतलब जो ज्यादा रिलीज हो रहे हैं ड्यू टू बर्निंग, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बर्निंग की वजह से, उनको रिड्यूस करें। मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इंकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल का यूज कम करें और रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज ज्यादा करें। कंजर्व वाटर, पानी को बचाएं। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट द पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल साइकिल। और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उनको भी बचाएं। ऐसा नहीं है किसी को भी शिकार करके भाई मार दिया, ऐसा नहीं करना है। प्लांट तो डिफॉरेस्टेशन से खत्म ही कर रहे हैं, एनिमल्स को भी खत्म कर देंगे तो बचेगा क्या हमारी अर्थ पर? कुछ भी नहीं। और बायोलॉजिकल साइकिल का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो जाएगा।
फिर इस अर्थ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्लो ऑफ मैटर एंड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंड व्हाई। कहा गया है कि जो इसमें एनर्जी का फ्लो, जो फ्लो ऑफ मैटर है यानी कि जो न्यूट्रिशन है, और एनर्जी का जो फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, उसमें डिफरेंस क्या होता है। एक न्यूट्रिशन का फ्लो हो रहा है, एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। The amount of energy reduced as we move from trophic level energy higher to ones। हमने देखा कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी होती है, वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक जाने के लिए रिड्यूस हो जाती है। सिर्फ 10% ही तो जा रही है, रिड्यूस होती तो जा रही है। एनर्जी इज लॉस्ट as it get transfer one organism to another organism। Energy is lost as metabolic heat when the organism of one trophic level consumes the organism of another trophic level। जब हमारी ये जो एनर्जी है एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज के अंदर जाती है तो रिड्यूस होके जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो इसको खाने में, डाइजेस्ट करने में कुछ तो एनर्जी लॉस्ट हो रही है ना। तो वो जो लॉस्ट एनर्जी हो गई है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। इसको हम 10% रूल से ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में अगर हमारी 1000 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी थी तो 1000 कैलोरी एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं जाएगी, सिर्फ 100 कैलोरी जाएगी अकॉर्डिंग टू 10%। क्यों? क्योंकि जो 1000 कैलोरी एनर्जी थी जो किसी को एक प्लांट से किसी भी चीज से मिली, तो भाई उसको डाइजेस्ट करने में भी तो कुछ एनर्जी चली गई, उसको रेस्पिरेशन में भी तो कुछ एनर्जी गई, उसके सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जो हीट रिलीज हो रही है, उसमें भी तो कुछ एनर्जी चली गई ना। और जो लॉस्ट एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में हो चुकी है तो वो आगे वाले ऑर्गेनिज्म में कैसे जा सकती है? रिड्यूस होके जाएगी, सिंपल सी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि अगर यहाँ पर फाइटो यानी कि प्लांट में 10,000 जूल एनर्जी है तो जू प्लैंक्टन यानी कि बैक्टीरिया में कितनी जाएगी? 1000। फिशेस में कितनी जाएगी? 100। और ह्यूमंस में किसके पास कितनी आएगी? 10 जूल आ जाएगी। डिक्रीज होती चली गई, राइट। यहीं पर हम फ्लो ऑफ मैटर की बात करें तो फ्लो ऑफ मैटर यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो पूरा जाता है। न्यूट्रिशन पूरा जाता है लेकिन एनर्जी कभी भी पूरी नहीं जाती है। अगर आपको इसमें से एक चीज को भी एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनर्जी कभी भी पूरी नहीं जाती, वो डिक्रीज होती जाती है क्योंकि कुछ एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में, रेस्पिरेशन में और उसके सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो गई, लेकिन जो न्यूट्रिशन है ना वो यूज नहीं हुआ। न्यूट्रिशन यूज नहीं हुआ तो न्यूट्रिशन पूरा पूरा उसके पास मिल जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसमें से किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए, डिफरेंस पता चल जाएगा। दोस्तों डाउनलोड कीजिए पवनवाग एकेडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, पवनवाग एकेडमी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट आएगा या साइन अप आएगा। तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो इस तरह का ये फॉर्म आपके सामने आएगा। इस पूरे फॉर्म को आपको भरना है, सारी चीजें बराबर भरना है, ईमेल आईडी में गलती नहीं करना है। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट या साइन अप पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का एक मेल आपको मिलेगा। ये मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका आपको एप्लीकेशन में जाना है, ऐप पे जाना है, वहां पर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपके सामने क्लासेस होगी, आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस क्लास में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो वीडियो पे पहुंच जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो आप आपके स्टडी मटेरियल पे पहुंच जाओगे। तो सबका सब फ्री है आपके लिए। इवन आने वाले टाइम में हम यहाँ पर आपके लिए क्विज भी खेलेंगे। यहाँ मन की बात का एक टैब है जहाँ पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ बातें आपके लिए शेयर करते रहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि पवनवाग एकेडमी आपको सही में मदद कर रहा है तो यहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप हमने आपके लिए ही बनाया है। अब नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं जो कि था आपका यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपके कुछ एमसीक्यूज भी उसमें दिए हुए थे, फिलअप्स दिए हुए थे। पूछा गया था ईस्ट प्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय बडिंग मेथड। टॉक्सिन ऑफ फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड माइकोटॉक्सिन। वैसे तो ये मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है स्टिल, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन्स ड्यू टू राइजोबियम।
सेम एज इट इज इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो आपके जितने भी फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तो इन फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है इंडस्ट्रीज में? योगर्ट यानी कि दही को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस, ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए सैक्रोमाइसिस, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में राइजोबियम होता है, इडली बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है, डोसा बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है, स्पॉइल्ड पोटैटो करी जो आलू खराब हो जाता है ना उसकी करी बनाने के लिए क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ये वन वर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल आंसर लिखे हुए हैं, इसके एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं या फिर फिलअप्स में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आर नैप्थलीन बॉल्स कैप्ड विद क्लोथ्स टू बी पुट अवे? क्वेश्चन में पूछा है कि जो नैप्थलीन बॉल्स होती है ना व्हाइट कलर की, आपके घरों में भी यूज होती होगी, क्लोथ्स में रखने के लिए व्हाइट कलर की इतनी छोटी छोटी नैप्थलीन की बॉल्स आती हैं, उनको कपड़ों में क्यों रखा जाता है? व्हाई, क्या यूज है? नैप्थलीन बॉल्स सबलाइन स्लोली, जो नैप्थलीन की बॉल्स ना धीरे 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 करके गैस में कन्वर्ट होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हम लोग पढ़ते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जिसमें दो एग्जांपल आते हैं, एक तो कैम्फर आता है यानी कि कपूर जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, दूसरा आती है आपकी नैप्थलीन बॉल्स, ये सॉलिड होती है डायरेक्ट किसमें चेंज होती है? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। और इसको गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो, बहुत टाइम पीरियड लगता है। When they are placed in clothes, अब जब इनको कपड़ों में रखा जाता है, they sublime without leaving an residue, जब तो ये क्या धीरे धीरे सप्लाइन हो रही है, किसमें चेंज हो रही है? गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है। और जब ये गैसियस स्टेट में चेंज होती है तो उसमें भी कोई रेजिड्यू यानी कि जो स्मेल है वो नहीं बचती है। इसका रोल होता है कि अगर किसी भी टाइप का इंसेक्ट कपड़ों में आ जाए जो कपड़ों को डैमेज कर सकता है, तो उसको वो वार्ड ऑफ यानी कि आने नहीं देती, और आ भी जाए तो उसको किल कर देती। दैट मीन सिंपल है कि अपने क्लोथ्स को बचाने के लिए डैमेज होने से किसी इंसेक्ट से वो हेल्पफुल होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दैट विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेंट्स? कौन कौन सी वैक्सीन है जो छोटे बच्चे होते हैं इनफैक्ट जो जब अभी डिलीवर हुए हैं, को कौन कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है और क्यों प्रोवाइड करी जाती है? देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स व्हिच आर गिवन टू इन्फेंट्स बिटवीन 0 to 12 months। 12 महीने यानी कि 1 साल तक बहुत सारी वैक्सीन हैं जो छोटे बच्चों को दी जाती है। Vaccine are given to young children because their immune system are not yet fully mature। जो वैक्सीन देने का एक रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि छोटे बच्चों में जो इम्यून सिस्टम है वो मेच्योर नहीं हुआ होता, मतलब डेवलप नहीं हुआ होता है। देयर स्टमक प्रोड्यूसेस लेस एसिड, क्योंकि उनको जो स्टमक है जो HCl प्रोड्यूस कर रहा है बचने के लिए वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। मेकिंग इट इजियर फॉर इंजेस्टेड बैक्टीरिया एंड वायरस टू मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से एसिड क्या कर रहा है? HCl की जो बैक्टीरिया या वायरस उनको कहीं ना कहीं किल करने का काम कर रहा है। और जब वही लेस प्रोड्यूस हो रहा है तो जो बैक्टीरिया और वायरस है वो भी तो जल्दी जल्दी उसमें इंजेस्ट हो जाएंगे उसके बेबी के अंदर और अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दीज फैक्टर मेक देम वल्नरेबल टू सीरियस डिजीज, और इसकी वजह से बेबी में कोई सीरियस डिजीज भी हो सकती है। तो इसमें से कुछ वैक्सीन है जो बच्चों को प्रोवाइड करी जाती है, लाइक BCG, बैसिल कैलमाइट ड्यूरिन, हेपेटाइटिस बी, पोलियो एंड रोटा बी। पोलियो तो देते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ये मत कहिएगा कि पोलियो वैक्सीन का है, वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर ओरल, यानी कि ड्रॉप देते हैं, तो जो ड्रॉप देते हैं ना उसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। तो दिस इज द रीजन कि छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, कौन कौन सी दी जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के। फिलअप्स है, पूछा गया है of the abiotic factor that affect biodiversity for the most important is geographic favorability, a description of the climatic condition of a short duration in a particular area is weather, irrespective of the progress of human we have to think about climate, and the establishment where various climatic factors are regarded are called observatory। MCQs में आते हैं क्योंकि अब फिलअप्स वाला टाइम तो आपका रहा नहीं है, यू आर इन 9th क्लास ऑल स्टूडेंट्स एंड 10th, तो फिलअप्स तो टाइम रहा नहीं है। ज्यादातर जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। एमसीक्यूज में वन वर्ड में या सिंपल वन वर्ड में क्वेश्चन लिख देंगे, नाउ राइट इन वन वर्ड आंसर, और 1 मार्क्स की कीमत भी बहुत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, व्हाई इज ई वेस्ट हार्मफुल एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस। ई वेस्ट, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे लैपटॉप हुआ, फोन हुआ, इलेक्ट्रिक फैन हुआ एंड कैमरा हुआ एंड ऑल ओवर द थिंग्स। तो ये हार्मफुल कैसे हैं, आप इनको अपने ओपिनियन में बताएं। देख लेते हैं अपना ओपिनियन। ई वेस्ट refers to the electronic waste that include old and discarded electric appliances such as computer, TV, refrigerator, cell phone, electronic toys and battery and etc. And most of the electronic waste are generated in cities. ज़्यादातर ये cities में generate होते हैं, गांव में इतने नहीं करते। And due to faster rate of development and improved lifestyle, now small towns and villages are also contributing to e-waste generation. लेकिन जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट होता जा रहा है, लाइफस्टाइल इंप्रूव होती जा रही है, अब जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होने लगा है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रेजेंट हो गए। एंड ई वेस्ट आर वेरी डेंजरस एंड पॉल्यूटिंग एज दे कंटेन मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस। और ई वेस्ट बहुत ही पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है, क्योंकि उनमें प्लास्टिक भी होता है, चलो प्लास्टिक को तो संभाल लेंगे, लेड है, कैडमियम है, मर्करी है, these are the most dangerous element for the pollution and these substances are not just non biodegradable। और ये तो ऐसे substances हैं कि जो कभी चाहे इनको कितने भी millions of year तक हमारी अर्थ पर छोड़ दिया जाए, कभी डिग्रेड हो ही नहीं सकते। but they also result in several life threatening diseases including cancer। और इनके non biodegradable होने की वजह से बहुत सारी डेंजरस डिसीज यहाँ पर आ जाती हैं, लाइक कैंसर। Many of these harmful metal can enter the food chain and result in bioaccumulation। ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो फूड चेन में है, जैसे काऊ को या बफेलो को देखिए, उनको भाई जहाँ खाना मिलता है वो खाने लग जाती है, उन्हें थोड़ी ना पता है कि वहाँ प्लास्टिक पड़ी है, कोई मेटल खाने के साथ उनकी बॉडी में चला गया। अब वो मर गई भाई बेचारी, क्या करें, पॉइजन चला गया उसकी बॉडी में, वो मर गई। फिर उसको कोई शेर ने खा लिया, किसी ने खा लिया, तो उस काऊ के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस थे वो किसके चले गए, वो लाइन के अंदर चले गए, लाइन मर गई। तो ये क्या है, ऐसे कर करके जो हार्मफुल मेटल्स हैं ये फूड चेन में एंटर हो जाते हैं और बायो एक्यूमुलेशन कर देते हैं। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस एंटर हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो फिर फूड चेन में ट्रांसफर होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक एनिमल में था तो उसी के साथ फिनिश हो गया, नहीं, उस एनिमल को दूसरे ने खाया, दूसरे के अंदर एंटर हो गया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे के अंदर एंटर हो गया। That is called bioaccumulation, the transfer of toxic substance in food chain. That is called bioaccumulation। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 3 चैप्टर के जो मैंने आपको करा दिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि आपके होम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आपके और बहुत सारे चैप्टर हैं जो अगर आगे हम क्लास 9 के कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसी तरीके से और भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लाते रहेंगे। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर। थैंक यू।